हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। दोस्तों, हम उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमने इससे पहले जो है पिछले वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चंस जो हैं एटॉमिक आपके पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो हैं डिस्कस किए थे और कुछ लगभग 30-40 क्वेश्चंस दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं उनको करते हुए चलिए साथ साथ जैसे जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अपने अदर जो फ्रेंड्स हैं उनको भी जो है बोलिए कि जो है क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं और उसको ज्वाइन कीजिए और इसका जो PDF है वो मैं ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अगेन उससे आगे के क्वेश्चंस की। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। एल्कली मेटल रिसेंबल IB ग्रुप यानी कि कॉपर फैमिली का ग्रुप जो है वो फर्स्ट B ग्रुप होता है जिसमें कि कॉपर फैमिली आती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट, तो यहाँ पर बताना है हमें कि जो एल्कली मेटल्स हैं यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप के एस ग्रुप के फर्स्ट मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप है हमारा, उनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। तो वो किसके साथ रिसेंबल करते हैं? कॉपर फैमिली के अंदर। ठीक है, तो किस चीज़ में रिसेंबल करते हैं? तो पहला आपके पास +1 वैलेंसी के अंदर, दूसरा सल्फेट्स आर वाटर सॉल्यूबल, थर्ड है आपके पास ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड चौथा है ऑक्साइड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों इसका वो है आपका +1 वैकेंसी, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं उनकी भी +1 वैकेंसी होती है, जबकि जो कॉपर फैमिली है IB ग्रुप के अंदर उसकी भी जो आपका जो कॉपर के जो उसके जो ऑक्साइड बनते हैं उसके अंदर +1 वैकेंसी शो करता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका कॉपर ये आपके दो प्रकार के उसमें बनते हैं ना। एक तो आपका बनता है जो +1 वैकेंसी वाला होगा तो वो क्यूप्रस हो गया है ना, और दूसरा एक होता है क्यूप्रिक। ठीक है, तो खैर ये हम बाद में पढ़ेंगे क्यूप्रिक और क्यूप्रस यौगिक जो है उसमें क्या क्या होते हैं। जैसे क्यूप्रस है उसमें +1 होती है, क्यूप्रिक यौगिक जो होते हैं उनमें 2 होती है, तो ये अलग अलग होती है। खैर लेकिन अभी के लिए हमें इतना याद रखने की ज़रूरत है कि जो कॉपर फैमिली है वो +1 वैकेंसी शो करती है। वो सिमिलर किसकी तरह होता है? एल्कली मेटल्स की तरह होता है, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल के लिथियम। तो लिथियम के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2s इलेक्ट्रॉन है, तो जिसको आसानी से वो दे सकता है और तुरंत से जो है वो +1 वैकेंसी शो कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है इन 3D सीरीज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम 3D सीरीज को ध्यान से देखिए आप, डी जो ब्लॉक एलिमेंट है उसमें जो पहली सीरीज है वो आपकी 3D सीरीज कहलाती है, और उस सीरीज में हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो तब हमारे ऊपर जो एटॉमिक रेडियस है उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा? डिक्रीज होती है। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का सही क्रम क्या है? तो ये हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिसकी जो जितनी ज़्यादा पॉजिटिव जिसके अंदर होगा उसकी जो एटॉमिक रेडियाई उतनी कम कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप वैसे भी आप जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिव दिख रहा है सबसे ज़्यादा उसका सबसे कम होगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पर क्या दिख रहा है? N डबल पॉजिटिव B वाले में देखिए, और जो जितना पॉजिटिव होगा वो उसकी जो रेडियाई है वो उतनी कम होती चली जाएगी। तो इन ऑप्शन बी के अंदर देखिए आप, जो फ्लोरीन है वो सिंगल नेगेटिव है, ऑक्सीजन डबल नेगेटिव है और नाइट्रोजन फिर ट्रिपल नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि जैसे जैसे जो है ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा यानी कि लेस पॉजिटिव होता जाएगा, और लेस पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव है उतना तो उसका साइज छोटा है, और जब नेगेटिव में जा रहा है तो वो उसका उल्टा होगा। तो इसीलिए वजह से जो है यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका सबसे कम है, फिर उसका ऑक्सीजन का उससे ज़्यादा, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो थ्री नेगेटिव है उसका उससे ज़्यादा है। मतलब नाइट्रोजन 3 नेगेटिव जो है इसमें सबसे बड़ी जो है आयनिक त्रिज्या वाला होगा। ठीक है, क्योंकि वो सबसे कम पॉजिटिव है। जो सबसे कम पॉजिटिव होगा वो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा उसकी आयनिक रेडियाई होगा। तो सबसे कम पॉजिटिव इसमें वो कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव N कौन सा है? N ट्रिपल पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए अगले क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय, जो आधुनिक आवर्त नियम जो है दिया गया है किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा, मेंडलीव के द्वारा, डोबेराइनर के द्वारा या मॉजले के द्वारा। तो ये हम बता चुके हैं क्लास के अंदर कि मॉजले जो है उन्होंने ये नियम दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स। तो पीरियोडिक टेबल का जो तीसरा जो थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक जो टेबल है उसमें कितने एलिमेंट आपके कंटेन होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो फोर्थ पीरियड है वहाँ से तो हम जब पूरी सीरीज को, पूरे पीरियड को देखेंगे तो उसमें आपके डी ब्लॉक एलिमेंट भी काउंट होते हैं, लेकिन थर्ड सीरीज तक जो है जहाँ यहाँ तक सोडियम है, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सीधे हम किस में पहुँच जाते हैं, पी ब्लॉक पे पहुँच जाते हैं। तो केवल हमारे दो एलिमेंट एस ब्लॉक के हो जाते हैं और बाकी 6 एलिमेंट पी ब्लॉक के हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 8 एलिमेंट ही थर्ड पीरियड के अंदर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के अंदर कह रहा था द एलिमेंट कैलिफोर्नियम बिलोंग्स टू द फैमिली। तो कैलिफोर्नियम का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, CF होता है। ओके, और कैली जो फॉर्नियम है ये एक्चुअली में एक्टिनाइट जो सीरीज है उसमें पाया जाता है। तो उसके लिए तो आपको एलिमेंट्स जो हैं याद रखने पड़ेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से, तभी आप बता सकते हो कि ये कैलिफोर्नियम है किस ग्रुप को बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली मैंने बता दिया है कि ये एक्टिनाइट को बिलोंग करता है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट सीरीज हो जाएगी। ठीक है, और एक्टिनाइट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं ये भी याद रखना है हमेशा कि 90 से लेकर और 103 तक जो पूरे एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला है द एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव। तो जो एक ही ग्रुप के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या रखते हैं, पहला है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दूसरा सेम वैलेंस सेल्स, तीसरा सेम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और चौथा है हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो भाई ग्रुप वाइज जो है जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में क्यों रखा जाता है, उनको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर रखा जाता है। ऑब्वियसली कभी भी जो डिवाइडेशन है वो किसके आधार पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसका मतलब यू उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक जैसे होने पर उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो इस हिसाब से जो राइट आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और ये चीज़ तो हम जानते हैं कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट देखिए PB हैज़ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन 4D10 5S2 इट बिलोंग्स टू। तो ये हम जानते हैं यार PB जो लेड है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रखा है कि एक्सेप्शनल है ना। तो लेड जो है वो किस में आता है, ये इसके लिए जो है आपको पीरियोडिक टेबल का अगेन जो है हमें जो एक शॉर्ट ट्रिक्स है उसके माध्यम से उसको याद रखना पड़ेगा, तब हम आसानी से जो है फट से जब एग्ज़ाम में आएगा तो तुरंत से हमारे दिमाग में वो चीज़ क्लिक हो जाएगी कि वो किस ग्रुप में अंदर आता है। ठीक है, तो खैर हमें इतना पता होना चाहिए कि जो 6th आपका आवर्त होता है, 6th पीरियड होता है उसके अंदर लेड पड़ता है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना होता है, 82 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसके आउटर मोस्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर ये कुछ इस प्रकार का 4D10 5S2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें नहीं भी पता है तो हमें PB यानी कि लेड जो है वो पता होना चाहिए वो कि किस उसका जो है वो एक्चुअल में किस ग्रुप के अंदर पड़ता है, और तब हम उसका आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लगा सकते हैं, एक तो ग्रुप का पता हो या तो डायरेक्ट हमें नंबर याद हो, या हम उसके हिसाब से लगा सकते हैं कि अगर हमें इतना आइडिया है कि ये किस ब्लॉक का सदस्य है। जैसे कि अगर हमें पता है सेकंड मतलब पी ब्लॉक के अंदर हमने ये इतना ध्यान है हमें कि ये 14 ग्रुप के अंदर, जैसे कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में बताया था आपको कि किस ये सेकंड जो 14 वाला ग्रुप है उसको किस कैसे याद रखना है, कहे सीता जी सुनो सुनो प्रभु, है ना। तो कहे सीता जी सुनो प्रभु के माध्यम से जब हमने देखा तो जो लास्ट जो एलिमेंट है वो प्रभु यानी कि PB, इसका मतलब जो P है उसमें सबसे लास्ट आ रहा है। उसके हालांकि इसके नीचे भी एलिमेंट्स होते हैं लेकिन वो वाले होते हैं जो कंसिडर नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यानी कि लास्ट एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, और लास्ट जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में जाता है, वो 6th ग्रुप में जाता है। ये हमेशा याद रखना, जब 6th पीरियड में जाता है। अगर हम इस पीरियड में इधर से इधर की तरफ देखते हैं जब पीरियोडिक टेबल में, तो वो 6th पीरियड के अंदर आता है। अगर ऊपर से नीचे वो 6th नंबर पर आ रहा है। ठीक है,
ऊपर से नीचे लास्ट नंबर पर आ रहा है, सॉरी, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे अगर वर्ग में लास्ट नंबर पर कोई एलिमेंट है तो वो हमेशा पीरियड में 6th पे आएगा, ये बात याद रखना। तो उसी हिसाब से ये 6th पीरियड के अंदर जो है लेड आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, टू विच ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 56 बिलोंग। तो 56 जो एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है वो किस आपके पीरियोडिक टेबल को बिलोंग करता है, ये हमें बताना है। तो बताइए इसका, आप बता सकते हैं आसानी से, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर हमें सिंपल सी बात है कि पीरियोडिक टेबल ध्यान रखना है। और वैसे भी हम जानते हैं कि 56 जो है वो किसका होता है, बेरियम का होता है। और बेरियम के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स याद रखी है, क्या, कौन सी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इसका मतलब सेकेंड जो ग्रुप है उसके अंदर ये प्रेजेंट है, यानी एस ब्लॉक के अंदर ये प्रेजेंट है। ओके, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, अगला एलिमेंट है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, द नंबर ऑफ पीरियड इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। तो जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है वो कौन सी है, वो आजकल की जो मॉडर्न टेबल है उसी की बात हो रही है बेसिकली। तो उसमें हम जानते हैं कि टोटल 18 आपके ग्रुप्स हो जाते हैं और 7 पीरियड्स हो जाते हैं। तो इसलिए बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप। तो ये आसान है, हमें केवल इनका नाम, इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको देखना है और उसमें देखना है एलिमेंट कौन सा है। तो आपका जो सी वाला है उसको देखिए, उसमें जो 13 है वो किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है। और 31 किसका होता है, गैलियम का होता है। तो हम जानते हैं कि 13 ग्रुप के अंदर हमने याद रखा है कैसा, बैंगन आलू गाजर इन थैली। तो इसका मतलब एल्युमिनियम और गैलियम एक ही ग्रुप में है, तो इसलिए राइट आंसर ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें ये पहले एक एक चीज़ चेक करनी पड़ेगी यहाँ पर सारे चारों, और उसके बाद हम आसानी से बता पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर पूछा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पर बात हो रही है फोर्थ पीरियड की। तो फोर्थ पीरियड से हम क्या करेंगे, आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी पीरियड में गिनते हैं। तो अब ऑब्वियसली बात है कि 2 एलिमेंट तो पहले के जो शुरुआती होंगे वो किसके होंगे, एस ब्लॉक के। उसके बाद जो बीच के एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके, 3 से लेकर अब 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो डी ब्लॉक के हो जाएंगे। और उसके बाद के जो बचे हुए 6 एलिमेंट्स होंगे वो आपके पी ब्लॉक के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको टोटल, तो ये आपका निकल के आ जाएगा टोटल 18 एलिमेंट, ठीक है। तो 18 जो एलिमेंट्स हैं हमारे 14 ग्रुप के अंदर होते हैं, ये बात याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रेंड्स इन मेटेलिक कैरेक्टर इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारे का क्या ट्रेंड जो है वो फॉलो होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात है कि मेटेलिक कैरेक्टर का जो है ट्रेंड हमें बताना है लेफ्ट टू राइट, है ना। अब लेफ्ट टू राइट में जाने में मैंने बताया था कि जब हम सबसे लेफ्ट में होते हैं तो हम हमेशा मेटल को देखते हैं, और जब सबसे राइट जाते हैं तो हम नॉन मेटल पे जाते हैं। तो यानी कि लेफ्ट से राइट जाने में जो मेटलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बी जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद। जो लिथियम है वो डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता है। तो ये अगेन हम वही वाला जो हमने रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमने कल भी देखा था कि जो सेकंड और थर्ड ग्रुप है उसके बीच में डायगोनल रिलेशनशिप पाए जाते हैं, सेकंड और थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स के बीच में। तो लिथियम के ठीक डायगोनल पे कौन है, लिथियम के ठीक नीचे सोडियम है, और उसके ठीक सामने बेरिलियम है। तो बेरिलियम के ठीक नीचे कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। तो ऑब्वियसली जो लिथियम का डायगोनल है वो किसके साथ है, मैग्नीशियम के साथ है। चलिए आगे चलते हैं, इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है द एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड आर नोन एज। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहे जाते हैं। तो टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं, ब्रिज एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, या नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। तो जो सेकंड सीरीज है ऑब्वियसली अभी हमने बात की कि सेकंड और थर्ड जो आपकी सीरीज हैं उनके बीच में एक डायगोनल रिलेशनशिप पाया जाता है। तो इसलिए जो ये सेकंड और थर्ड के बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनको ब्रिज एलिमेंट यानी सेतु तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला है आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इनमें से सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो एलिमेंट बताना है आपको। तो ये जो है कोई भी बता सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन है ऑब्वियसली। और अगर यहाँ पे फ्लोरीन होता तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इनमें फ्लोरीन ही होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है आसानी से। कुछ इस प्रकार से इसका क्रम जो है हम देखा जा सकता है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखिए सोडियम क्योंकि सबसे राइट लेफ्ट में है तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, फिर Mg जो है भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये सब लेफ्ट में है। लेकिन जैसे जैसे हम राइट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है, और फ्लोरीन क्लोरीन वाले में जो है हेलोजेंस में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज। तो ये निम्नलिखित कुछ मेटल दिए गए हैं, इनकी कुछ रिएक्टिविटी का जो है क्रम हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे दोस्तों ये क्रम हम, इसके लिए जो है हमें पता होना चाहिए कि जो हम इसको हम एक या तो एक उसके क्रम में बता सकते हैं हम कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब हम उसको लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इसका मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होना, इसकी मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन फर्स्ट के अंदर देखिए सोडियम, तो ऑब्वियसली सोडियम जो है एक किस में आता है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आता है। और फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, मेटल्स है आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे और तुरंत ही जो है आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव बना लेंगे, यानी कि इसका मतलब तुरंत ये इलेक्ट्रॉन देने को तैयार बैठे हुए हैं। फिर आपका मैग्नीशियम आ गया, फिर मैग्नीशियम भी ऑब्वियसली जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सक्षम है, तो इसका मतलब ये भी दूसरे नंबर पर बिल्कुल ठीक है। फिर तीसरे पे देखिए आप ऑप्शन फर्स्ट के अंदर Zn यानी कि जिंक को दिखाया गया, तो जिंक जो है तीसरे नंबर पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हमें देखना है। तो अगर हम फोर्थ सीरीज की बात करें तो ऑब्वियसली जो जिंक है वो भी फोर्थ सीरीज के अंदर आता है, 3D सीरीज में है ना, तो जिंक का 30 होता है। ऑब्वियसली ये भी जो है अभिक्रियाशील तत्वों के अंदर आता है। और अगेन जो है सबसे कम इसमें आयरन ही होगा, क्योंकि आयरन जो है वो आपका 26 नंबर पर आता है। तो इसमें भी हालांकि इलेक्ट्रॉन निकालने की संभावना तो है लेकिन कम है ना। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेंगे तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखिए, धातुओं की क्रियाशीलता उनकी धनायन बनाने की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि किसी धातु में धन विद्युत गुण अधिक होगा तो उसकी क्रियाशीलता भी अधिक होगी, यानी कि जो जितना इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। आवर्त सारणी में अगर हम लेफ्ट से राइट पर जाते हैं तो हमारी जो क्रियाशीलता है वो घटती है और ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। तो इसलिए उदाहरण स्वरूप धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कर इस प्रकार से किया गया, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है कि लेफ्ट से राइट जाने में जो अभिक्रियाशीलता है वो घटती है। तो इसी वजह से दोस्तों अगर हम जब आयरन से और जिंक की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्रियाशीलता जो है उसमें जिंक में ज़्यादा है और आयरन में कम है। ठीक है, उदाहरण ये कुछ पूरी सीरीज दे रखी है। सबसे ज़्यादा जो है वो के जो है वो पोटेशियम की है, फिर सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बढ़ते हुए इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो है धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है। फिर उसका जिंक है, आयरन है, फिर लेड, कॉपर, एजी और एयू यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस चीज़ के नॉन कंडक्टर होते हैं, हीट के, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के, तीसरा बोथ ए बी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियसली जो मेटल्स होते हैं वो दोनों के ही नॉन कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अगला देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द रेडियस ऑफ एटम ऑफ द ऑर्डर ऑफ। यहाँ पर बता रखा है कि जो नाभिक की जो त्रिज्या है और परमाणु की जो त्रिज्या है उसका अनुपात बताना है हमें। तो इसके लिए हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होती है, लगभग 10 की पावर जो है वो -15 मीटर के बराबर होती है। और जो परमाणु त्रिज्या है वो 10 की पावर -10 मीटर के बराबर होती है। तो उस हिसाब से दोनों का रेशियो जब लेंगे तो ऑब्वियसली 10 की पावर -5 जो है बच जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों ये करना है
जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर है। परमाणु जो यानी एटम की जो रेडियस है वो 10⁻10 मीटर के बराबर है। और जब हम दोनों का जो है रेशियो निकालेंगे तो दोनों को इस प्रकार से लिखेंगे तो कट के ये आ जाएगा 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एटम इज ड्यू टू। किसी भी एटम का जो एटॉमिक वेट होता है वो किसके कारण होता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी भी जो एटम है उसका एटॉमिक वेट ऑब्वियसली उसके जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम जब ऐड करते हैं तो वो उसके एटॉमिक वेट के बराबर होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैटर। इनमें से कौन सा मैटर नहीं है? फॉग, ह्यूमिडिटी, तीसरा है मेल्टिंग पॉइंट और चौथा ब्लड यानी रुधिर। तो ऑब्वियसली जो एक मेल्टिंग पॉइंट है वो कोई भी पदार्थ नहीं है, ठीक है ना, वो तो एक मेजरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए सबस्टांस हैज डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम, दिस सबस्टांस इज। तो ये भी आसान क्वेश्चन है कि अगर किसी का डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है तो वो एक सॉलिड होगा, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड। पहला है आपके पास मार्बल, दूसरा वॉशिंग सोडा, तीसरा क्विक लाइम और चौथा ब्रास। तो हम जानते हैं कि जो ब्रास है दोस्तों वो क्या नहीं है, वो एक कंपाउंड नहीं है बल्कि वो एक एलॉय है। ठीक है, वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रास। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 के अंदर वो पूछ रहा है कि ए मिक्सर इज फॉर्म्ड हो गई, मिक्सर इज फॉर्म्ड ऑफ रिजल्ट ऑफ। मिक्सर किसका परिणाम है? तो पहला है फिजिकल चेंज, दूसरा केमिकल चेंज, तीसरा बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो मिक्सर होता है ऑब्वियसली वो कैसा बनता है? सीधा किसी भी तरीके से बन जाता है, यानी कि फिजिकल चेंज के माध्यम से बन जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समुद्री जल को ही देख लें तो उसमें 50 तरह की चीज़ों का मिक्सर होता है। लवण जो है उसमें तमाम तमाम तरीके के घुले होते हैं, तो वो एक फिजिकल चेंज होता है ना, उसको रिमूव भी किया जा सकता है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, ए कंपाउंड हैज फिक्स्ड। तो कंपाउंड की क्या होती है? फिक्स्ड क्या होती है? मेल्टिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट होती है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है, या नन ऑफ दीज। तो हम देखते हैं कि जो कोई कंपाउंड होता है उसका एक फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अगर हम वाटर की बात कर लें तो अगर हम उसका गलनांक है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर बीपी की बात करें तो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रत्येक कंपाउंड के लिए कुछ फिक्स होता है। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट, द एलिमेंट फाउंड मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा ऑक्सीजन या आयरन। तो हम जानते हैं कि जो अर्थ है उसकी क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑब्वियसली कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन ही पाई जाएगी। लगभग 49% जो है ऑक्सीजन ही पाई जाती है। उसके अलावा आपका सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, बहुत सारे मेटल पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपके ऑक्सीजन ही पाई जाती है। ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज़ स्मॉलेस्ट डायमीटर। इनमें से किसकी स्मॉलेस्ट डायमीटर है? तो ऑब्वियसली जिसकी सबसे जो जब सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, मैंने कल भी बताया था, उसकी सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन दिख रहा है इसमें? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव दिख रहा है, बाकी तो उससे कम ही दिख रहे हैं पॉजिटिव सारे। तो इसलिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो है सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगेन ये Z/E यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के माध्यम से भी आप उसको निकाल सकते हैं, तो वही चीज़ें इसमें बता रखी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन जो अर्थ मेटल है वो किसको बिलोंग करती हैं? वो एस ब्लॉक को बिलोंग करती हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 24 बिलोंग टू द। जो एलिमेंट जो है जिसके कि 24 है परमाणु संख्या, वो किसको बिलोंग करता है? एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, दूसरा पी ब्लॉक को बिलोंग करता है, तीसरा डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, चौथा एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियसली जो 24 नंबर वाला है तो वो किसको बिलोंग करेगा? डी ब्लॉक को बिलोंग करेगा, जिसका कितना होता है? क्रोमियम का 24 होता है, और इसका एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है,
24 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सॉरी 24 का नहीं होता है, 24 का तो नॉर्मली होता है, ठीक है। हाँ 24 का और 29 का एबनॉर्मल होता है। बेसिकली इसमें जो एस है उसके अंदर दो नहीं जाते हैं बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है, क्योंकि 5 जो है वो मोर स्टेबल होता है, 3d5 है ना। यहाँ पर देखिए आप, जो ये 3d5 है ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से जो 4s है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन जाता है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से है। 4n+2 सीरीज इज नॉन एज, तो ये हम रेडियो एक्टिविटी में दिखेंगे वैसे तो, लेकिन देखिए यहाँ पर भी किस में है 4n+2 सीरीज, एक्टिनम सीरीज है, थोरियम सीरीज है, तीसरा यूरेनियम सीरीज है, या चौथा नेपटूनियम सीरीज है। तो जो ये 4n+2 सीरीज है दोस्तों ये आपका यूरेनियम सीरीज के अंदर आती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बाकी हम देखेंगे जब चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट आइसोबार। तो आइसोबार कौन सा रिप्रेजेंट करता है इसमें? आइसोबार क्या होते हैं भाई? जिनके जो हैं परमाणु भार जो है वो लगभग एक समान होता है लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं आइसोबार। तो इसमें आपको कौन सा दिख रहा है आइसोबार जिसमें परमाणु भार एक समान दिख रहे हैं? तो जो सी वाला है उसमें देखिए जरा ध्यान से, दोनों का जो है वो 40 और 40 है, जबकि नीचे जो है अलग है, तो ऑब्वियसली यही होगा आइसोबार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहा है? द एलिमेंट masses ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शन बिकॉज, तो एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट्स आर यूजुअली फ्रैक्शनल बिकॉज एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। सेकेंड है आपका दीज आर द मिक्सर ऑफ एलोट्रॉप्स। थर्ड है दीज आर द मिक्सर ऑफ आइसोबार्स, एंड डी दीज आर द मिक्सर ऑफ आइसोटॉप्स। तो जो एटॉमिक मासेस होते हैं एलिमेंट्स के वो फ्रैक्शनल होते हैं, आपने देखा होगा फ्रैक्शनल मासेस किसी, मतलब जो एटॉमिक मास होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है बल्कि वो एक फ्रैक्शन होता है और पॉइंट समथिंग में होता है, हालांकि हम उसको मोटा मोटा आंकड़ा ही लेते हैं। तो उसका कारण ये है कि वो क्या होता है, मिक्सर ऑफ आइसोटोप्स होता है, जितने भी उसके आइसोटोप होते हैं उनका एक मिश्रित लिया जाता है ना। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के दो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, एक तो 35 वाला एक 37 वाला, है ना। दोनों के ही एटॉमिक नंबर 17 होते हैं। अब अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो एवरेज कैसे निकालेंगे? जो अगर हम देख, सबसे पहले हमें इनकी अबेंडेंस पता होनी चाहिए कि कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो अगर क्लोरीन 100% है तो उसमें जो 3 भाग होता है यानी कि 75% वो तो पाया जाता है आपका 35 वाला, और जो एक भाग होता है यानी कि लगभग 25% भाग वो पाया जाता है आपका 37 वाला। तो इसीलिए जो है हम क्या करेंगे, जो 3 भाग यानी 3 भाग 35 वाला पाया जाता है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और एक भाग जो है वो 37 वाला पाया जाता है तो 1 से कर दिया, और टोटल कितने भाग होते हैं? 4 भाग, क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना हम, 25-25 के 4 ग्रुप बना के। इस तरीके से ये 142/4 करके 35.5 आया। हालांकि हम इसको मोटा मोटा 35 ही लिखते हैं, लेकिन आया कहीं ना कहीं ये इनका एक एवरेज आया दोनों आइसोटोप्स का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसको करते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला है, अगेन वही क्वेश्चन है आपके पास जो पहले भी आ चुका है। एल्कली मेटल रिसेंबल टू कॉपर फैमिली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्स। तो मैंने बता दिया था पहले कि +1 वैकेंसी होते हैं एल्कली मेटल्स की और कॉपर फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। आयरन की सबसे प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? स्टेनलेस स्टील होता है, तीसरा कास्ट आयरन होता है, या रॉथ आयरन होता है। तो जो आपका रथ आयरन होता है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उसको क्या कहते हैं आपका, पिटवा, हाँ पिटवा लोहा दोस्तों, हिंदी में उसका नाम है पिटवा लोहा। तो पिटवा लोहा जो है सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है, जिसमें जो और इसमें जो है सबसे अधिक मात्रा में, मतलब सबसे ज़्यादा प्योर बोल सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ बहुत कम होती हैं, ठीक है। और इसमें लगभग 99.9% तक जो है आयरन होता है। तो ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन होगा सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा, तो ये हो गया आपका कास्ट आयरन, ऑप्शन डी यहाँ पर, सॉरी रॉथ आयरन सबसे शुद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आइसोटोप आर आइडेंटिफाइड बाय। आइसोटोप किसके द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं? तो पहला है पॉजिटिव रे एनालिसिस, दूसरा एस्ट्रॉन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरा है डेम्पस्टर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जो आइसोटोप्स हैं दोस्तों वो इन चारों के द्वारा ही
आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू कैटाइंस, एक न्यूट्रल एटम जब कैटाइन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, देयर इज अ डिक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, सेकंड है एन इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, सी अ डिक्रीज इन साइज, और डी है आपका ए इंक्रीज इन साइज। तो कह रहा है कि कैटाइन में कन्वर्ट होता है, तो जब कैटाइन में कन्वर्ट होगा तो ऑब्वियसली साइज में क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है द मोस्ट एक्टिव मेटल नोन एज, जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो मेटल है, धातु है, वो क्या है, सोडियम है, आयरन है, मरकरी है या सीजियम है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है, क्रियाशील है, वो कौन सी होगी इसमें, ऑब्वियसली सीजियम होगी, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ग्रुप से है ना। फर्स्ट ग्रुप में आप जानते हैं कि है लीना की रब से फरियाद, ये मैंने याद करने के लिए आपको ट्रिक बताई रखी है। तो चूंकि ये फर्स्ट ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सबसे ज़्यादा जो है रिएक्टिव होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन सी डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट मेटल्स, फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट मेटल, मेटल को कौन से पेयर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दोनों ही पेयर यहाँ पर मेटल होने चाहिए, ठीक है। अरे यार एक मिनट, हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट मेटल, इनमें से कौन सा जो है वो मेटल को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला आपके पास सल्फर ब्रोमीन, दूसरा है सोडियम फॉस्फोरस, तीसरा है आपके पास मैग्नीशियम मरकरी, और चौथा है आपके पास मरकरी आर्सेनिक। तो जो मैग्नीशियम और मरकरी हैं, ये यहाँ पर हम जानते हैं कि ये दोनों ही मेटल हैं। हालांकि जो मरकरी है वो एक कैसी मेटल है जो कि तरल अवस्था में रहती है, लेकिन वो भी एक मेटल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन एम पॉजिटिव इज, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो हमें एम बताना है। तो हम निकाल सकते हैं, हम इन सबको जोड़ लेते हैं सबसे पहले तो, और जोड़ने के बाद हमें पता लग जाएगा कि ये एलिमेंट एक्चुअली में कौन सा है। तो देखिए जोड़ दीजिए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 10 28, है ना। 28वां जो एलिमेंट होगा, और क्योंकि वो बात हो रही है किसकी, एम पॉजिटिव की, तो एम पॉजिटिव यानी कि एक एलिमेंट निकल जाएगा। तो एक एलिमेंट निकलने के बाद ये बच जाएगा आपका 27, और सॉरी हाँ है ना, तो 27 नहीं 10 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28 27 होना चाहिए, कोबाल्ट होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका दोस्तों कोबाल्ट होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। एम पॉजिटिव की बात हो रही है, नेगेटिव की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर इसका आंसर इन्होंने सी दे रखा है, तो ये गलत है, ओके। नेक्स्ट देखिए आपके पास, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइसोटोन्स हैव, आइसोटोन्स होते हैं, क्या होते हैं आइसोटोन, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है सेम एटॉमिक नंबर बस डिफरेंट मास नंबर। सी है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एंड डी है सेम मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
तो क्या होता है इसका राइट आंसर? तो फ्रेंड्स आइसोट्रॉन होते हैं आपके कि उनके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर और मास नंबर होते हैं, तभी तो उनको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। एक समान जो है न्यूट्रॉन होते हैं जिसमें, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है द ट्राइड ऑफ द न्यूक्लियाई दैट आर आइसोटोनिक इज। तो ऐसा जो ट्राइड जो कि आइसोटोनिक है, मतलब उनमें एक जैसे आपके न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये अगर हम इसमें देखें इनमें सब में निकाल के, तो हम क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास है उसमें से आपका जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर देंगे, तब हमें हमारे पास न्यूट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। और जब हम ऐसा सारे एलिमेंट्स के अंदर करते हैं तब हमें जो है इनका एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा कि कौन सा है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर जो है राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर देखिए फर्स्ट वाले में देखिए कार्बन में अगर हम निकाल के देखते हैं 14 में से देखिए 6 गया तो 8 बचेगा, तो यहाँ पर 8 निकल के आएगा। दूसरे वाले में भी अगर 15 में से 7 गए तो 8 बचा, और तीसरे में 17 में से 9 गए तो कितना बचा, 8 बचा। तो इस प्रकार से तीनों में जो है न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो है फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो तत्व होते हैं सम न्यूट्रॉनिक आइसोटॉन्स, जिसमें कि एक समान न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अगला देखिए, नेक्स्ट आपके पास अगला है मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मासेज बिकॉज। कहीं जो एलिमेंट्स हैं उनके गैर पूर्णांकीय परमाणु द्रव्यमान होते हैं, तो किस वजह से होते हैं? दे हैव आइसोटोप विद डिफरेंट मासेज। फिर सेकंड है आपके पास दे हैव आइसोबार हैविंग नॉन इंटीग्रल मासेज। तीसरा है आपके पास दियर आइसोटोप हैव नॉन इंटीग्रल मासेज। और चौथा है द कंस्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन टू गिव फ्रैक्शनल मासेस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दे हैव आइसोटोप विद डिफरेंट मासेस, इसीलिए जो है इनके जो गैर पूर्णांकीय यानी पूर्ण अंक में नहीं होते हैं, ऐसे जो एटॉमिक मासेज हैं वो मतलब पॉइंट में होते हैं, कहने का मतलब है। तो वो उसी वजह से होते हैं क्योंकि आइसोटोप्स का वो ओवरऑल एवरेज देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पहले हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इन द पीरियोडिक टेबल द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट मेटल, जो पीरियोडिक मेटल के अंदर जो पीरियोडिक कैरेक्टर है एलिमेंट का, तो वो क्या होता है? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड ऑन डिसेंडिंग अ ग्रुप। तो हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो मेटल है जब हम लेफ्ट टू राइट जो है उसके अंदर जाते हैं तो उसका अंदर ऑब्वियसली पीरियड के अंदर जो डिक्रीज होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज होता है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पर ऑब्वियसली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। इनमें से किस मेंबर की जो है एक जैसी केमिकल प्रॉपर्टी है? तो पहला यहाँ पर आइसोटोप्स, दूसरा आइसोबार्स, तीसरा एल्ट्रोप्स और चौथा बोथ ऑफ इन इनमें से चारों। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? जिनकी जो है एक जैसी जो है वो कह रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टी, तो वो होते हैं आपके आइसोट्रोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स सॉरी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट विद ए 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो 3p ऑर्बिटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उसमें ऑब्वियसली मैक्सिमम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये बात जो है हमें पता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगला देखिए, द एलिमेंट विद द लार्जेस्ट साइज अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट साइज वाला तत्व है? तो आरबी यानी कि रुबिडियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है या लिथियम है? तो बताइए। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि आरबी या रुबिडियम जो है सबसे लार्जेस्ट साइज वाला है। और ये हम कैसे पता लगा सकते हैं दोस्तों? ये हम पीरियोडिक टेबल की माध्यम से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले ही जो है ये चीज़ डिस्कस कर ली है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के माध्यम से हम कैसे जो है निकाल सकते हैं। और अगर हमें वो भी नहीं पता है तो हमें ये तो पता है कि परमाणु भार जो है, परमाणु क्रमांक जो है वो किसका ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स भी हमें पता है तो उसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, कई तरीके हमारे पास इसके बारे में एक तरह से सोचने के तरीके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके पास 100।
ऑक्टेट रूल इज नॉट वैलिड फॉर द मॉलिक्यूल, तो किस मॉलिक्यूल के लिए ऑक्टेट रूल वैलिड नहीं है? तो CO2 है, H2O है, O2 है, या CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी, ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपके दो, अगर हम उसका लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो उसके हिसाब MOT के हिसाब से लिखा जाएगा, जिसमें कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति रहती है। अतः यह ऑक्टेट रूल को क्या नहीं कर रहा है, उसको पूरा नहीं कर रहा है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैड ए लीनियर स्ट्रक्चर? तो CCl4 में है, SO2 में है, C2H2 में है, या C2H4 में है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं यार C2H2 में क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और H एक इधर से H इधर से, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, लीनियर स्ट्रक्चर। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल? कौन सा एक गैर ध्रुवीय मॉलिक्यूल है? तो NH3, HCl, CCl4 या H2O। तो इसमें जो गैर ध्रुवीय है दोस्तों वो कौन सा है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक गैर ध्रुवीय मॉलिक्यूल है। और क्योंकि इसका जो म्यू की वैल्यू यानी कि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी जो वैल्यू है वो 0 होती है, ठीक है। इसलिए इसको एक गैर ध्रुवीय यानी कि नॉन पोलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूक्लियर्स हैविंग द सेम एटॉमिक एंड मास नंबर आर नोन। तो ये वही क्वेश्चन है भाई, जिसका सेम एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, तो ऑब्वियसली जो है वो क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक्स कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स की संख्या समान होगी। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपॉजिट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट से कॉपर कौन सा डिपॉजिट कर सकता है? तो इसको तो हम खैर उसमें केमिकल काइनेटिक्स में देखेंगे ही। खैर इतना ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि दोस्तों इसके लिए एक क्या होती है, रिएक्टिविटी की जो है एक सीरीज़ होती है ना, आपने पढ़ी होगी वो सीरीज़। और ऑब्वियसली इसमें ये होता है कि अगर कॉपर से ऊपर होगा अगर एलिमेंट, तो वो उसके कॉपर सल्फेट के जो विलयन होगा उससे उसको अलग कर देगा, है ना, कॉपर धातु को अलग कर देगा। अगर उससे नीचे होगा तो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कॉपर सल्फेट से जो ऊपर है वो कौन सा है, तो इसमें जो सीरीज़ के हिसाब से आयरन जो है कॉपर से ऊपर है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। यानी कि जो कॉपर है, सॉरी जो आयरन है वो ऊपर है कॉपर से, तो इसलिए जो है ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को निकाल सकता है। ये किसके हिसाब से है? आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आप पढ़ेंगे हम आगे जाके उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 105 के अंदर कह रहा है, अमंगस्ट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन विद लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कार्बन एटम इज। तो दो एडजेसेंट जो कार्बन एटम है उनके बीच में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है वो किसके अंदर पाई जाती है? तो ये हमें बॉन्ड्स का जो क्रम है वो याद रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो आपका बॉन्ड लेंथ होती है, बंद के बीच में लंबाई होती है, वो सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड में होती है, फिर डबल बॉन्ड में, फिर ट्रिपल बॉन्ड में। तो इसमें देखिए सबसे, क्योंकि वो बात हो रही सबसे ज़्यादा की, तो सिंगल बॉन्ड किसके अंदर है? इथेन के अंदर है, इथीन के अंदर, इथाइन के अंदर है, या बेंजीन के अंदर है? तो सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली इथेन के अंदर है, तो इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा दूरी होगी दो क्रमिक कार्बनों के बीच में वो इथाइन के अंदर होगी, ठीक है। तो ये क्रम कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। सबसे ज़्यादा फर्स्ट सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, ठीक है। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी सीरीज जो है बनती है। और बाकी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर वगैरह निकालना है तो ये हम फ्यूचर में देखेंगे ये चीज़ें जो कैसे कैसा करते हैं। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों वो है, अगेन जो सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, Si4 पॉजिटिव, इनमें हमें बताना है कि आयनिक त्रिज्याओं का क्रम क्या होगा। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना नीचे जाएगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन दिख रहा है यहाँ पर? सिलिकॉन। फिर उसके बाद कौन दिख रहा है? एल्यूमिनियम। फिर कौन दिख रहा है? मैग्नीशियम। फिर कौन दिख रहा है? सोडियम। तो ऑब्वियसली क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा, सिंपल सी बात है। तो यही था दोस्तों आज का जो डिस्कशन है, इसमें इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे जो है हम करते रहेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।